अधरंग मधरंग वदरंग मधुरंग नयनंग मधुरंग हसितंग मधुरंग नय हृदयंग मधुरंग गमनंग मधुरंग मधुराध रखीलंग मधुरम। नमो नमः मित्रों, मैं उदय कुमार आप सबके को संस्कृत की कक्षा में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग बैनर पर देख चुके हैं, कि संस्कृत का जो एग्ज़ाम का जो बिहार बोर्ड के संस्कृत का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह किस प्रकार से है, कैसे आप संस्कृत में 90+ नंबर ला सकते हैं, इसके बारे में इस क्लास में चर्चा होगी। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मानिए कि आप घर में 2 भाई बहन हैं और आपके पिताजी एक झोला देते हैं। क्या देते हैं? झोला। और दोनों भाई बहन में या फिर दोनों भाई में आपको एक कंपटीशन कराते हैं, बच्चों इस झोला में जाओ और आम के पेड़ से आम तोड़ करके लेकर के आओ। और आम के पेड़ में आम ऊपर से नीचे तक पूरा भरा पड़ा है। बताइए, आप सबसे पहले आम कहाँ से तोड़िएगा? पहले पेड़ पर चढ़ जाइएगा, ऊपर से तोड़िएगा या फिर नीचे से तोड़िएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से तोड़िएगा। तो शायद आपका उत्तर होगा कि मैं तो जाऊंगा और सबसे पहले नीचे से तोड़ करके और झोला भर के सबसे पहले चला जाऊंगा। तो वही संस्कृत है, झोला भरने का काम करता है संस्कृत। आप देखते हैं आए दिनों सभी छात्र मैथ साइंस के होते, पढ़ना जरूरी है, लेकिन झोला भरने के लिए आपको संस्कृत की आवश्यकता होगी। तो झोला कैसे जल्द से जल्द भरे? तो आप जाइएगा, पहले पेड़ पे नहीं चढ़िएगा, आप नीचे से ही हाली हाली जल्दी तोड़ करके और झोला भर करके और आप जा करके और उस प्रतियोगिता में विजय बन सकते हैं। तो ऐसा ही संस्कृत है। संस्कृत को थोड़ा सा मेहनत करके, अब यदि हमें नीचे से ही आम मिल रहा है तो हमें पेड़ पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ही संस्कृत है, थोड़ा सा मेहनत करके और हम अपने झोला को भर सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत करके आप 90+ नंबर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 90+ नंबर ला सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके। और संस्कृत बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपको डरने की बात नहीं है। अब हम डरेंगे तो कैसे होगा? हम लोग को नहीं डरना है। संस्कृत हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा तो आज दर्जा हिंदी को दिया गया है, लेकिन अगर जी वह हिंदी की जो माँ है, जननी है, वह संस्कृत ही तो है। तो यदि हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेंगे? हमारे जो भी महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जैसे रामायण महाभारत, यह सब संस्कृत में लिखी हुई। हमारे पूर्वज संस्कृत पढ़ा करते थे। आज देखते होंगे शादी विवाह जो भी क्रियाकलाप होते हैं या फिर देवताओं की आवाहन करने की बात हो तो हम संस्कृत ही पढ़ते हैं। तो क्या हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, आसान है, डरने की बात नहीं है इसमें। और डर को तो हम दूर करेंगे। तो देखते हैं कि संस्कृत में कहाँ कहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, संस्कृत में चूँकि 2018 से सिलेबस चेंज हो चुका है, जिसमें आप देखे हैं कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, यानी कि कहे तो सब 50 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 50 नंबर के विषयनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन 2020 में यह पुनः बदल गया। अब वस्तुनिष्ठ तो है ही, लेकिन वस्तुनिष्ठ में अब 60 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। कितने प्रश्न? 60 प्रश्न, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। और 50 में 50 बनाते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें से 25 आपके व्याकरण से होते हैं और 25 पुस्तक से होते हैं। तो मैं सबकी तैयारी कराऊंगा। तो इसमें देखिए, उपसर्ग से 2 नंबर के पूछे जाते हैं, प्रत्यय से 6 नंबर के, संधि से 4 नंबर के, समास से 2 नंबर के, और धातु से 2 नंबर, लकार से 2 नंबर,
शब्द रूप से 2 नंबर और कारक से 2 नंबर। तो हम देखें कि आखिरकार ये सब टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं, कैसा कैसा प्रश्न आखिरकार रहेगा। तो अब हम देखते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, आखिरकार विभक्ति से या फिर उपसर्ग से प्रत्यय से कैसा पूछा जाएगा। तो जैसे हम देख लेते हैं, तो गिरिहात बढ़ी उद्यानम अस्ति। तो गिरिहात बढ़ी उद्यानम अस्ति यानी कि घर के बाहर उद्यान है, यानी कि जंगल है। तो गिरिहात, तो यहाँ पर आपको गिरिहात में आपको रेखांकित पद दे दिया और इसमें पूछ रहा है कि गिरिहात में कौन सी विभक्ति है। तो सिंपल है, बालक शब्द रूप आप पढ़े हैं तो गिरिहात में पंचमी विभक्ति है, बन जाएगा। उसी प्रकार से तो ये आपको विभक्ति से पूछ दिए गए। उसके बाद उपसर्ग से पूछ देते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो यहाँ पर परिहार है, प्रहार है, पराहार है, प्रतिकार है, क्या है कमेंट करके जल्द बताइए। परि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा परिहार, यानी कि परि उपसर्ग से परिहार बनेगा। तो एक उपसर्ग से बता दिए, एक विभक्ति से बता दिए। अब प्रत्यय से देखते हैं कैसा पूछता है। तो वच जोर कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, वच जोर कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, प्रत्यय से। तो इसका उत्तर हो जाएगा उक्तवा, है ना, उक्तवा बनेगा। और अगर जी देखें तो अब एक प्रत्यय से बता दिए, संधि से देखें तो संधि से आपका हो जाएगा अ जोर ई के मेल से कौन सा नया वर्ग बनेगा, अ जोर ई के मेल से कौन सा नया वर्ग बनेगा। तो अ और ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ए बनेगा, है ना। रूप से पूछे जाएंगे, जैसे भू धातु प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है। तो इस प्रकार से पूछे हैं। तो बच्चों भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में भवती होता है, क्या होता है, भवती। तो आपको भवती में टिक करना होगा। तो इस प्रकार से धातु रूप से पूछे जाते हैं। लकार से कैसे पूछे जाएंगे, तो लकार से पूछे जाएंगे कि हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है पता आपको, कमेंट करके जल्द बताइए ना हमें। तो हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही होता है, क्या होता है, जही। यह बोर्ड का बहुत फेमस प्रश्न रहा है। हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही होता है। उसके बाद इस प्रकार से लकार से पूछ दिए जाएंगे। शब्द रूप से जैसे पूछ दिए जाएंगे कि बालक शब्द रूप पंचमी एक वचन में क्या होता है। तो यदि पता है तो जल्द से जल्द कमेंट करें हमें अभी। तो बालक शब्द रूप पंचमी एक वचन में बालकात होता है, क्या होता है, बालकात। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कारक से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हाँ, तो कारक से पूछे जाएंगे। जैसे एक वाक्य आपको दे दिया जाएगा, रामः व्याघ्रात् बिभेति, रामा व्याघ्रात बिभेति। अब यहाँ पे दे देगा व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र से लगा है, व्याघ्रात में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र से लगा है। तो व्याघ्रात में पंचमी विभक्ति भितरैथा नाम भय हेतु पंचमी सूत्र से लगा है। तो इसके भितरैथा नाम भय हेतु सूत्र के बारे में यदि आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जान लीजिए। भितरैथा नाम भय हेतु सूत्र है, जिसमें भय या रक्षा की बात हो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको बता देगा कि रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति और किस सूत्र से लगा है। तो यह कारक से हो जाएंगे। विभक्ति से मैं बता चुका हूँ। अब हम लोग देखेंगे विषयनिष्ठ प्रश्न कहाँ से और कौन कौन पूछे जाते हैं। विषयनिष्ठ प्रश्न, जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं। विषयनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहले अपठित गद्यांश से 13 अंक के पूछे जाते हैं, जो कि गद्यांश होता है जिसको पढ़ करके आपको उत्तर देना होता है।
यहाँ पर 1 नंबर में गद्यांश दे दिया है और इस गद्यांश में पहला प्रश्न आता है एक पदीन उत्तर, जिसका उत्तर आपको एक पद में देना होता है और एक पद के उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे, जिसमें से आपको 2 प्रश्न रहेंगे और इन 2 प्रश्नों में दोनों का उत्तर देना अनिवार्य है। फिर उसके बाद पूर्ण वाक्य आता है, जिसको पूर्ण वाक्य पूरा वाक्य में देना होता है और इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो और ये दो प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 अंक ये हो जाएंगे और इसका एक उचित गद्यांश का जो शीर्षक होता है वो देना होता है। यानी कि बच्चों आप लोग को ज़्यादा दिक्कत होता होगा कि गद्यांश का शीर्षक कैसे दे, तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार गद्यांश का शीर्षक कैसे दे। एकदम आसान तरीका है इसको उत्तर देने का। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं रामायण की ही 2-4 लाइनों की। तो शुरुआत करता हूँ कि भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था। वे भाई में 4 भाई थे। चारों भाई का नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न था। राम का विवाह जनकपुर में हुआ। राम का विवाह माता सीता से हुआ। ऐसी यानी कि मैं कहानी नहीं लेकिन एक 2-4 वाक्य बता रहा हूँ, समझाना का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सब इतनी बातें बताया मैं। इतनी बातों में आप यदि सोचेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादा बात जो भी बात हो रही है राम के बारे में हो रही है। यानी कि राम के भाई के बारे में, राम के पिता के बारे में, राम के पत्नी के बारे में, ये सब बातें। यानी कि कहने का मतलब कि यहाँ पे सिर्फ राम की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो छोटी सी जो मैं बात का, इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा या फिर राम का परिचय हो जाएगा। राम का परिचय। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप राम दे या राम का परिचय दे। तो ये छोटी सी बातों से आपको शायद ये पता चल गया होगा कि शीर्षक का जो शीर्षक कैसे आखिरकार हम दे, है ना। तो इस प्रकार से आप शीर्षक दे दीजिए, तो इसके लिए आपको 1 अंक मिलेंगे। अब इसी में एक प्रश्न है और इसी के अथवा में होता है। तो आपको अगर जी ये आसान लग रहा है तो आप इसका उत्तर दीजिए, और यदि इसका हार्ड लग रहा है तो आप इस दूसरे गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दीजिए, ऑप्शन है। लेकिन हाँ याद रखिए, जब भी उत्तर दीजिए तो एक का आप अथवा डाल करके ही इसका उत्तर दीजिएगा। इसमें भी वही है, आप समझ गए होंगे जो इसको मैं समझाया था। दूसरे की बात करें, मैं ब की बात कर रहा हूँ। तो ब में दूसरा गद्यांश है जिसमें आपको 6 अंक पूछे जाएंगे। तो 6 अंक में फिर इसको पढ़ने के बाद एक पद में उत्तर देना है, जिसमें 2 प्रश्न होंगे। दोनों प्रश्न के लिए 1-1 अंक निर्धारित होंगे। पूर्ण वाक्य उत्तर देना है, इसमें 2 प्रश्न होंगे। दोनों प्रश्न के लिए 2-2 अंक मिलेंगे। और या फिर इसको दीजिए या फिर इसको दीजिए, यानी कि दोनों गद्यांश में से कोई एक दीजिए, है ना। अब पत्र लेखन को देखेंगे। दूसरा आता है आपका पत्र लेखन, जो 8 अंक के होते हैं। आपको 2 पत्र रहेंगे, जो एक पत्र के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, जबकि दूसरे पत्र के लिए आपको पुनः 4 अंक मिलेंगे। अब यहाँ देखते हैं तो 2 पत्र, यहाँ पे 4 पत्र रहेंगे, जिसमें से 2 पत्रों का आपको उत्तर देना होगा। पत्र लिखने का मैं जरूर सिखाऊंगा। और उसके बाद जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3 और 1, 4 पत्रों में से किन्हीं 2 पत्रों को उत्तर देना होगा। जो आपका मन करेगा, जो अच्छा लगेगा उस पत्र का आप उत्तर दे सकते हैं यहाँ से। अब आपका आता है अनुच्छेद लेखना। अनुच्छेद यानी कि जिसको आप लोग कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में उसको निबंध कहते हैं। तो वह अनुच्छेद लेखन आएंगे, जो आपके लिए 7 अंक के आएंगे। इसमें अनुच्छेद क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर 7 वाक्य में अनुच्छेद लिखें। यानी कि आप अनुवाद सही से बनाने यदि आपको आता है तो अनुच्छेद लिखना एकदम आसान है। जैसे आप लोग लिखते हैं गाय एक पालतू जानवर होता है, तो उसी को आपको क्या करना है, संस्कृत में उसी को अनुवाद कर देना है। तो उस प्रकार से आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा लिखने का, और जो इम्पोर्टेंट होगा वह भी मैं एग्ज़ाम के वक्त, एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले मैं गाइड करके बताऊंगा आपको। उसके बाद आपका आ जाता है तो इस 5 में से 1 का देना होगा उत्तर। 4 में अधोलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में। अधोलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है ना। तो इसमें आपको
10 वाक्य है जिसमें से किन्हीं 6 का अनुवाद बनाना है और प्रत्येक एक अनुवाद को बनाने पर आपको 1 अंक मिलेंगे। उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों में से 12 प्रश्नों में से 16 प्रश्नों में आपके यहाँ प्रश्न है 16 प्रश्नों में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। और हाँ, ध्यान रखिए, इसका उत्तर हिंदी में आपको देना है। एकदम आसान है। जो भी आप पढ़ते हैं पुस्तकों में, तो मैं आपके लिए एक मंगलम पाठ का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हिंदी में जिसका उत्तर देना है उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। और यदि आपको परेशानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा और सारे ऑब्जेक्टिव का लिंक मैं आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। चैप्टर बाय चैप्टर मेरा वीडियो बनता है ऑब्जेक्टिव का और वह 99% इसमें से ही ऑब्जेक्टिव आएगा। यह मेरा चैलेंज है, वह पुस्तक का होगा लेकिन व्याकरण का नहीं। व्याकरण का मैं पुनः बनाऊंगा उसमें। तो इसमें से जैसे देख रहे हैं, नदी और विद्वान में क्या समानता है, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले, अलस कथा पाठ में से क्या शिक्षा मिलती है, तो ये सब का उत्तर आपको हिंदी में देना होगा। जैसे इसमें ढेर सारे हैं और भी, जैसे आप लोग देखे हैं या फिर क्वेश्चन बैंक उलट करके देखिए तो इसमें ढेर सारे प्रश्न रहते हैं जिसका उत्तर हिंदी में देना होता है। जैसे मैं एक बताता हूँ कि वेद कितने होते हैं, वेदांग कितने होते हैं, इन सब के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हिंदी में देना होगा। वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद, निरुक्त, यही सब लिख देना है। बस 2 अंक आपको मिल गए और प्रत्येक प्रश्नों के लिए इसमें 2 अंक मिलेंगे। और इस प्रकार से आप 8 का 8 बनाते तो आपको 16 मार्क्स। क्या बहुत आसान है, बस बना सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आपका ये खत्म होता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उसको भी मिल सके। और आप लोग हाँ जानते हैं, कर भला तो हो भला। आप किसी के लिए भला कीजिएगा तो आपका भला होगा। आप अपने दोस्तों को भला कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।